यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर, जो एग्ज़ाम है 17 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। 17 अक्टूबर 2024 को जो पेपर हुआ था, यहाँ पर टोटल 140 क्वेश्चन आए हुए थे। 2.5 आवर का टाइम दिया गया था। तो जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, मैं यहाँ पे बता दूँ कि उनके पास तो पेपर होगा ही, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है वो भी देखें। और आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि जो भी मेडिकल एंड नर्सेज हब पे जो भी क्वेश्चंस या जो भी पेपर्स वगैरह पढ़ाए गए हैं, उनमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने मैच किए हैं एज़ पर जो नर्सिंग कंटेंट है, क्योंकि जो इनिशियल 50 क्वेश्चन है आपके पंजाबी लैंग्वेज में है, और जो आगे के क्वेश्चन है 51 से 140 तक के 90 क्वेश्चन हैं जो आपके वो नर्सिंग की कितनी जितनी भी क्लासेस हुई उनमें से कितने क्वेश्चन मैच हुए हैं, आप ये चीज़ बस देखना। और जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि रिसेंट का ही पेपर है। पेपर आप लोग देख सकते हैं। इनिशियल सेक्शन है जो पंजाबी लैंग्वेज में है, जो कि मुझे थोड़ा बहुत ही पढ़नी आती है, उतनी नहीं आती है, इसीलिए हम इस सेक्शन के जो आंसर हैं, आंसर आपको मैं ज़रूर बता दूंगी, बट पार्ट बी सॉल्व करने के बाद। चलिए आज के इस पेपर को हम सॉल्व। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे, और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 140 तक है जो आपको क्वेश्चन रहने वाले हैं। और एक चीज़ और आप लोग देखिए यहाँ पे कि जो भी लोग पेपर दे रहे हैं अपकमिंग टाइम में, उनके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का दे रहे हो, यदि आप इवन रेलवे या फिर अपकमिंग GMCH SGPGI के लिए किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो, तो आपको हेल्पफुल रहेंगे ही। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि सिक टेस्ट इज़ डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो सिक टेस्ट है जो किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में आपका रूबेला, डिप्थीरिया, मीजल्स या फिर मम्स। सबको पता है सिक टेस्ट किसके लिए होता है। सिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए। किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए। आंसर आपका क्या होगा, बी। अगले क्वेश्चन में कहा गया है द पोलियो वायरस एंटर्स इन द बॉडी बाय। पोलियो वायरस हमारे शरीर में कैसे एंट्री करेगा, इंजेक्शन के थ्रू, इनोकुलेशन के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। किसके थ्रू है हमारी बॉडी में एंट्री करेगा पोलियो वायरस। तो यहाँ पर पोलियो वायरस हमारे शरीर में सबको पता है कि फीको ओरल रूट के थ्रू एंट्री करता है। कैसे, फीको ओरल रूट के थ्रू है जो मोस्ट ऑफ दी इसका वायरस एंट्री करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इंजेक्शन, कुछ भी गंदा खाने पीने के कारण। क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिगॉक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट इज। तो डिगॉक्सिन और डिजिटैलिस एजेंट कब नहीं दिए जाते, हार्ट रेट कितनी हो कब नहीं दिए जाएंगे, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80 या फिर अबव 60। कितनी डिगॉक्सिन, कितनी पल्स रेट पर और हार्ट रेट पर डिगॉक्सिन हमें नहीं देना है। सबको पता है डिगॉक्सिन और डिजिटैलिस एजेंट कब नहीं दिए जाते हैं, बिलो 60। यदि पल्स रेट और हार्ट रेट 60 से कम चली जाए तो नहीं देना है, क्योंकि और कम करने का काम करेगा और पर्सन ठीक होने की जगह सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो इसीलिए डिगॉक्सिन हमें नहीं देना है। और डिगॉक्सिन की आपको इस पेपर में हम आगे देखेंगे टॉक्सिसिटी पूछी गई है या नहीं, लेकिन जो शुरू के 3 या 4 जितने भी क्वेश्चन हैं सब एज पर जैसे हमने पढ़े हैं। इवन उन क्लासेस की मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि कौन सी क्लास में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगले में कहा है आपको व्हाट क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन। NS बनाने के लिए नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की कितनी क्वांटिटी यूज़ की जाएगी, 0.9 ग्राम, 90 ग्राम, 9 ग्राम या फिर 900 ग्राम। कितना यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर कितना यूज़ किया जाएगा, 9 ग्राम। कितना होगा, 9 ग्राम। नेक्स्ट वन, इन दी फॉलोइंग विच ड्रग डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। मतलब इनमें से कौन सी ड्रग है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी, डाइज़ेपाम, डायलेंटिन सोडियम, हेपेरिन सोडियम या फिर पैथेडिन। अब यहाँ पे कौन सी मेडिकेशन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी, मतलब यदि इस मेडिकेशन ने प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं किया तो बच्चे को भी हार्म नहीं पहुँचा सकती। डाइज़ेपाम कर जाएगी, डायलेंटिन कर जाएगी,
पैथिडिन भी कर जाएगी। लेकिन हेपेरिन सोडियम आपने पढ़ा है कि जो वारफेरिन और हेपेरिन होता है, वारफेरिन को कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, एज अ टोकोलाइटिक की तरह काम करेगा, बच्चे को हार्म पहुंचा सकती हैं ड्रग्स। लेकिन हेपेरिन प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हेपेरिन। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेंगी यदि, तो बच्चे को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? हेपेरिन सोडियम। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, पोलियो इज द मेनली इन्फेक्शन ऑफ। तो पोलियो कहाँ का इन्फेक्शन है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एलिमेंट्री ट्रैक्ट या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कहाँ का है? तो ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट का। नेक्स्ट वन, एरोफोबिया मीन्स, एरो मतलब होता है एयर, यदि हाइड्रो कहें तो फियर ऑफ वाटर, और यहाँ पर आपको फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ फाइट या फिर फियर ऑफ एयर। तो यहाँ पर फियर ऑफ वाटर तो रेबीज का एक क्लासिकल सा है जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं हम। एरो मतलब होता है एयर, मतलब कि फियर ऑफ एयर। क्या है? फियर ऑफ एयर। यदि आपको पूछा है कि फियर ऑफ हाइट, तब आप क्या कहेंगे? तब कहेंगे आप एक्रोफोबिया। क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वन इज पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड होम विजिट आर द एग्जाम्पल ऑफ। यदि किसी क्लाइंट्स के घर आप जाके होम विजिट करते हैं और उसको पर्सनली मैसेज या कॉल करके पूछते हैं, तो ये क्या है? इंडिविजुअल अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ग्रुप अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मास अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन या फिर क्यूमुलेटिव अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन? ये क्या कहलाएगा? यदि पर्सनली और होम विजिट कर रहे हैं आप, तो एक ग्रुप में तो है नहीं ना, बड़े पैमाने पर। मास अप्रोच का मतलब है लार्ज वे पे, जैसे रेडियो या टीवी के थ्रू कुछ चीज़ें बता रहे हो ना। ये क्यूमुलेटिव है। ये क्या हो जाएगा? किसी इंडिविजुअल के घर जाके, आप किसी पर्सन के घर जाके आप उसके हालचाल पूछते हैं, उसकी हेल्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, मैसेज या कॉल करते हैं, तो वो क्या होगा? इंडिविजुअल अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल इज। तो जो रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल है, इसके आगे आप साउंड सुनेंगे तो आपके कानों में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। तो क्या है? 30 डेसीबल, 60 डेसीबल, 85 डेसीबल या फिर 120 डेसीबल? क्या होगा यहाँ पर? तो वो होगा 85 डेसीबल। जो साउंड होता है, यदि जैसे आप ऑयल या पानी को लीटर में नापते हैं, वैसे ही साउंड को मापने की जो यूनिट होती है वो कहलाती है क्या? डेसीबल। वो 85 है जो हमारे कानों के लिए एक मैक्सिमम नॉइस लेवल है जो कंसिडर किया। कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, पंजाब में जो भी लोग BFUHS का एग्ज़ाम दे के आए हैं स्टाफ नर्स का, कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस पेपर में, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। यदि हम कंपेयर करें तो ANM टाइप पेपर आया हुआ था आपको ये। तो जो कॉन्स्टेंटली कोई भी डिसीज़ प्रेजेंट हो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में, तो ये क्या कहलाएगी? एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या फिर आइसोलेशन? क्या कहलाएगी ये? तो ये आपकी कहलाएगी एंडेमिक डिसीज़। क्या होगी? एंडेमिक। एपिडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में हो, एंडेमिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक मोहल्ले में हो। लेकिन यहाँ पर यदि बड़े पैमाने पे फैले तो वो होगा एपिडेमिक, और यदि पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाए तो पेंडेमिक। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिसेंडेंट टेस्टिस इंक्लूड। अनडिसेंडेंट टेस्टिस का मतलब होता क्या है? जो स्क्रोटम में टेस्टिस रहेंगी, ये जन्म के समय यदि स्क्रोटम में ना आके, टेस्टिस स्क्रोटम में ना आके एब्डोमिनल एरिया में ही रह जाए, तो यहाँ पर एक सर्जरी की जाएगी और इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो सर्जरी क्या है? ऑर्कियोडोप्लेक्सी, ओफ्राइटिस, टेस्टोस्टेरोन या फिर ऑर्किडेक्टोमी। टोमी मतलब तो कुछ कट कर रहे हैं। आप हमेशा यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि टोमी वर्ड यूज़ किया मतलब कुछ कट कर रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। ऊफोराइटिस है जो इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर अनडिसेंडेंट टेस्टिस का ट्रीटमेंट तो सीधा सीधा क्या होगा? ऑर्किडोप्लेक्सी। क्या होगा? ऑर्किडोप्लेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ 2 year old मेल हैज़ फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। 2 साल का बच्चा है, लक्षण है उसको चेस्ट एंड्रॉइंग हो रहा है, वीजिंग हो रहा है, फीवर भी हो रहा है। विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ड्रग फॉर द चाइल्ड। 2 साल का बच्चा है, उसके लिए समस्याएं हो रही हैं, चेस्ट एंड्रॉइंग हो रहा है, फीवर है, वीजिंग भी हो रहा है। तो ये सब लक्षण क्या है यहाँ पर? काइंड ऑफ निमोनिया टाइप लक्षण यहाँ पे लग रहे हैं।
निमोनिया के लिए क्या देंगे आप, डायरेटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक देंगे कि एंटी कन्वल्सिव देंगे। तो यहाँ पर निमोनिया, मोस्ट ऑफ द निमोनिया होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। जब चेस्ट इंड्रॉइंग है, बीजिंग है और फीवर भी आ रहा है, मतलब इन्फेक्शन है, तब क्या देना है, एंटीबायोटिक्स क्या देनी है। 63 रिशु, a 3-year-old male child has a risk for increased intracranial pressure। 3 साल की बच्ची है, ICP बढ़ा हुआ है। Which of the following nursing actions should be used to prevent increased ICP। और यहाँ पर चांसेस हैं कि ICP बढ़ सकता है 3 साल की बच्ची का। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप ICP बढ़ने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, प्रोवाइड फॉलोअर पोजीशन, एडमिनिस्टर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, अवॉइड एक्टिविटीज़ विच में कॉज पेन एंड क्राइंग, चेंज द पोजीशन फ्रिक्वेंटली। यदि 3 साल की बच्ची है, ICP बढ़ने के चांसेस हैं, तो आप क्या करेंगे, फॉलोअर्स पोजीशन नहीं देना है आपको, ना एंटीबायोटिक कैसे दे देंगे जब कुछ डायग्नोस अभी यहाँ पे नहीं हुआ है। ICP बढ़ने का रीज़न क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, हेड इंजरी हो सकता है, कुछ ट्रॉमा हो सकता है, यहाँ पे नहीं बताया है। तो यहाँ पर बचाना है कि ICP ना बढ़े। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि बच्चे की जो एक्टिविटीज़ जिससे उसको दर्द हो सकता है और जिससे वो रोए, बच्चे जब भी रोते हैं तो उनका जो नॉर्मल ICP, कोई भी बच्चा हो या बड़े हो, रोते हैं तो उनके ब्रेन में तो जो दिक्कत है होगी। तो यहाँ पर दिक्कत होने का मतलब ये नहीं कि सभी को रोने से दिक्कत हो। यदि बच्चे को इंजरी वगैरह हुई है, हेड इंजरी हो स्पेशली, या यहाँ पर सिरदर्द जैसी कुछ प्रॉब्लम हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें अवॉइड करनी है जिससे ICP है जो बढ़ सकता है। यहाँ पर एज पर ऑप्शन के यही है जो आपको बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मिसिस गीता, 22-year-old लेडी, डिलीवर्ड अ प्रीमेच्योर बेबी। 22 साल की क्लाइंट है आपकी, प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया है, मतलब हो सकता है उसकी डिलीवरी 37 हफ्ते के पहले हो गई हो। स्पेशली 37 के बिलो जो बच्चे होते हैं वो प्रीटर्म बेबीज़ कहलाते हैं। और बच्चा यदि प्रीमेच्योर हुआ है, यहाँ पर जेस्टेशनल एज नहीं बताई है, तो यदि बच्चा प्रीमेच्योर हुआ है तो कौन सी मेडिकेशन यहाँ पर देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज़ यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। बच्चे के लिए पूछा है, बच्चे को हम कौन सी मेडिकेशन देंगे जो हेल्पफुल होगी उसको, ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर डेक्सामेथासोन। सीधा सा आंसर आपका होगा डेक्सामेथासोन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है यदि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ हो। ये करेगा क्या, प्रीमेच्योर बच्चे यदि पैदा होते हैं तो सबसे कॉमन उनमें लंग्स में प्रॉब्लम होती है, लंग्स प्रीमेच्योर रहेंगे। तो लंग्स के लिए यहाँ पर लंग्स मैच्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए डेक्सामेथासोन है जो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन, द वैक्सीन गिवन इंट्रामस्कुलरली इज। तो यहाँ पे कौन सी वैक्सीन है जो इंट्रामस्कुलर दी जाती है, BCG, DPT, MMR और मीजल्स। कौन सी वैक्सीन इंट्रामस्कुलरली देंगे हम, तो यहाँ पर जो IM रूट से दी जाती है, वास्टस लैटरलिस मसल्स में दी जाएगी, वो कौन सी होगी, DPT। BCG कैसे दी जाती है, इंट्राडर्मल देंगे हम। BCG कैसे देंगे, इंट्राडर्मल देंगे। और ये दो आप बताएंगे कि किस रूट से देते हैं, हमने बहुत तो पढ़ा है यहाँ पे इम्यूनाइजेशन चार्ट। नेक्स्ट वन इज सोनू, a 2-year-old male child is admitted in pediatric ward with following clinical feature। 2 साल का बच्चा है, मेल चाइल्ड है 2 साल का। अब उसको क्या क्या कंडीशन है, बोलैक्स, डिलेड इन इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, डायग्नोसिस ऑफ सोनू में भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखें, ऑप्शन में आपको, आप आंख बंद करके भी मार्क है जो कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको स्कर्वी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया, वेरी वेरी होगा थायमिन की कमी से, रिकेट्स होगा विटामिन D की कमी से, स्कर्वी होगा C की कमी से। अब यहाँ पर 2 साल के बच्चे को ऑस्टियोमलेसिया तो होने के चांसेस कम है। बोलैक्स देखने को मिलते हैं किसमें, बच्चे को यदि कैल्शियम की कमी हो, विटामिन D की कमी हो तब। तो यहाँ पर विटामिन D की कमी हो तो क्या होगा, बच्चे में होगा रिकेट्स। क्या होगा, रिकेट्स। और ये लक्षण है जो बोलैक्स, मतलब पैर हैं जो पंजे यहाँ से बाहर की तरफ रहेंगे थोड़ा सा, तो ये किसके लक्षण है सभी, ये रिकेट्स के। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्राइंडिकेशन टू हीट एप्लीकेशन आर एक्सेप्ट। मतलब हीट एप्लीकेशन किस केस में दे सकते हैं, सभी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लेकिन किसी एक को छोड़कर मतलब उसमें हम दे सकते हैं। मैलिग्नेंसीज, हीट शुड नॉट बी अप्लाइड टू एक्यूटली इन्फ्लाम्ड एरिया, हाइपरथर्मिक पेशेंट या फिर हाइपोथर्मिक पेशेंट। देखिए कितने इजी ऑप्शन भी है यहाँ पर।
कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मतलब हमें नहीं देना है हीट एप्लीकेशन, तो मैलिग्नेंसी में नहीं देना है। कुछ इन्फ्लामेशन वगैरह हो, एक्यूट है, तो तब भी नहीं देना है हमें। हाइपरथर्मिया है पेशेंट को, ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हीट देंगे और बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं करना। यदि पर्सन हाइपोथर्मिक है, बॉडी का टेम्परेचर लो है, तो उस बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हाइपोथर्मिक पेशेंट के लिए हीट एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यदि हाइपरथर्मिया वाले में हम देंगे हीट एप्लीकेशन, पर्सन को प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फ्लामेशन में देंगे और रेडनेस वगैरह बढ़ेगी। तो यहाँ पर यदि पर्सन हाइपोथर्मिक है, बॉडी का टेम्परेचर लो है कंपेयर टू नॉर्मल के, तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। पूछा यही गया है कि सब में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसी एक को छोड़कर, मतलब उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एनीमा गिवन टू इंड्यूस पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस के लिए इंड्यूस करना है, यदि हमें क्या है, पेरिस्टालसिस इंड्यूस करना है, तो यहाँ पर कौन सा एनीमा देंगे हम, कोल्ड एनीमा, एंटी हेलमेंथिक, परगेटिव या फिर कार्मिनेटिव एनीमा, कौन सा एनीमा हम देंगे यहाँ पर। यदि पेरिस्टालसिस की कंडीशन हो, पेरिस्टालसिस में होता क्या है कि जो भी एनीमा आप दे रहे हैं, यहाँ पर, इसको सलाइन एनीमा के नाम से भी जाना जाता है, कि हमें क्या करना है, खाली करना है। जो बाउल मूवमेंट है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, तो उसके लिए तो यहाँ पर दिया जाएगा परगेटिव एनीमा। क्या होगा, परगेटिव एनीमा। एंटी हेलमेंथिक कब देंगे, जब हेलमेंथिस इन्फेस्टेशन वगैरह हो। कार्मिनेटिव देते हैं जनरली जब गैस वगैरह बन रही हो, लेकिन यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए कौन सा देना है हमें, परगेटिव एनीमा। नेक्स्ट वन इज द पेशेंट हैड एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर्ड मोस्ट क्लोजली। यदि किसी पर्सन की आपकी लंबे टाइम तक सर्जरी चली हो, एक्सटेंसिव सर्जरी रही हो, तो आप किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर क्लोराइड। यदि पर्सन की सर्जरी लंबी चली है, तो आपकी प्रायोरिटी होगी पोटेशियम लेवल मैनेज करने की। लो पोटेशियम लेवल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू सोडियम के, तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए आपको चेक करते रहना है, पोटेशियम के लिए। नेक्स्ट वन, रिमूवल ऑफ सीक्रेशन बाय ग्रेविटी फ्रॉम लंग्स बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक पोजीशन टू पेशेंट, दैट इज नोन एज। यदि लंग्स का जो सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो सीक्रेशन को हमें रिमूव करना है। पर्सन के लिए कौन सी पोजीशन है जो प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली क्या आप करेंगे पर्सन के साथ, नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज, ट्रैकियोस्टोमी, चेस्ट फिजियोथेरेपी ड्रेनेज या फिर पोस्टरल ड्रेनेज। यहाँ पर क्वेश्चन देखें, रिमूवल ऑफ सीक्रेशन, क्या है, रिमूवल ऑफ सीक्रेशन। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ सीक्रेशन की बात की जा रही है, यदि लंग्स से कुछ बाहर निकालना है तो हमें, तो यहाँ पर ग्रेविटी यूज़ करके, ग्रेविटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, कि पर्सन को एक पर्टिकुलर पोजीशन देना है, कुछ इंसाइट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा गया है कि प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक पोजीशन, पर्सन को यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पोजीशन है जो यूज़ करना है, जिसके कारण जो पोस्टरल ड्रेन, जो ज़्यादा फ्लूइड वगैरह उसको बाहर निकाला जा सके, क्या है, बाहर निकाला जा सके। इसमें या तो लेटने वाली पोजीशन भी अपना सकते हैं, सिटिंग में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशन है जो अपना सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी यूज़ की जाती है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ दी पर्सन के लिए यदि अपर लोब में है तब सेमी फॉलोअर्स टाइप पोजीशन यूज़ की जाएगी। राइट मिडिल लोब में तो डिपेंड करता है कि कौन से लोब में फ्लूइड है, क्या है, कौन से लोब में लंग्स के फ्लूइड है। लेटरल पोजीशन भी यूज़ कर सकते हैं यदि राइट लोब में हो लंग्स के। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पोजीशन की बात की जा रही है और ग्रेविटी के थ्रू, तो वो होगा यहाँ पर पोस्टरल ड्रेनेज। क्या होगा, पोस्टरल ड्रेनेज। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, अबव व्हाट टेम्परेचर द टर्म हाइपर पायरेक्सिया यूज्ड। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब होता है कि टेम्परेचर हाई होना, पायरेक्सिया का मतलब तो क्या होगा, फीवर। अब हाइपर मतलब ज़्यादा हो गया है, तब आप क्या टर्म यूज़ करेंगे, तो वो होगा अबव 105, क्या है, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 98.6 नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। यदि टेम्परेचर 105 से ज़्यादा हो जाता है तब एक कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपर पायरेक्सिया। नेक्स्ट वन, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड। तो जो आर्टेरियल ब्लड है इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है,
above 120 mm of Hg, 80 to 100 mm of Hg, below 60 mm of Hg या फिर more than 60 mm of Hg। जो आपका ऑक्सीमीटर यूज़ किया जाता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो क्या है, वो नॉर्मली कितनी होती है, 80 से 100 के बीच में। यदि 90 95 आती है मतलब आप ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर 80 से 100 mm of Hg है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, स्टारवेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, शॉक एंड डायरिया में लीड टू। स्टारवेशन मतलब भूखमरी टाइप, आप भूखे रह गए हो। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, शॉक और डायरिया एक इसके कारण हैं जो डेवलप हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो जो कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि स्टारवेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और शॉक डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है किसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। 74, a patient has undergone surgery. The nurse must know that the priority nursing intervention for the patient during immediate post-operative period will be। यदि कोई पर्सन सर्जरी के लिए भेजा गया है मतलब वो क्या है, इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में है, इंट्रा ऑपरेटिव फेज में है, तो एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी क्या होगी इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, मतलब आफ्टर द सर्जरी आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। ऑब्जर्विंग द पेशेंट फॉर हेमरेज, मेंटेनिंग पेशेंट एयरवे, चेकिंग वाइटल साइन एवरी 15 मिनट या फिर रिकॉर्डिंग इनटेक एंड आउटपुट। तो यहाँ पर जब भी आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे सर्जरी हुई है, कभी आपको हेड ट्रॉमा वाले मिल जाए, शॉक वाले मिल जाए, कार्डियक अरेस्ट वाले मिल जाए, इस तरीके के कोई भी पेशेंट आपको मिले और आपको ऑप्शन में या फिर आपके लिए ओनली कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें इंजरी या गिरने से बचाना है, लेकिन जब भी आपके सामने एग्ज़ाम में ये जो यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आए और पेटेंट एयरवे हो, मतलब हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारी, चाहे कोई सर्जरी हुई हो या कुछ भी हुआ हो तो एयरवे को मेंटेन करना। क्या है, मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे। हाँ, यदि आपके सामने सीजर वाला केस हो, सीजर या फिट्स या कन्वल्जन्स वाला केस हो, तब आप उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करेंगे कि हमें उसको इंजरी से बचाना है, दूसरी प्रायोरिटी हो जाएगी पेटेंट एयरवे। लेकिन यहाँ पे आपको कोई सर्जरी वाला हो, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव हो और आपके सामने एयरवे मेंटेन करने वाला ऑप्शन हो, तो आप हमेशा उसको मार्क कीजिए, कभी भी आपका आंसर है जो गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर। हॉस्पिस किसके लिए, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, साइकेट्रिक या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हॉस्पिस केयर है किसके लिए दी जाती है, ये दी जाती है जो टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट है, मतलब अब वो लाइलाज हैं, उनके ठीक होने के चांसेस ना के बराबर हैं। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट हु कम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड डिटरमाइनिंग द मैनेजमेंट प्रायोरिटीज इज कॉल्ड। ये देखिए भी एस सेम का सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा है, हॉस्पिस केयर भी पढ़ी है। तो यहाँ पर यदि कोई पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है तो यहाँ पर एज पर प्रायोरिटी मैनेजमेंट कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, हमेशा यहाँ पे यूज़ किया जाता है ट्रियाज। क्या होगा, ट्रियाज। नेक्स्ट वन, while pouring the liquid medicine from the ounce glass the label the bottle is held। तो जब भी आप कोई लिक्विड मेडिसिन है ग्लास में ले रहे हों तो आपका जो लेवल ऑफ बॉटल है कहाँ लेंगे आप, अगेंस्ट द हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड या फिर एनी साइड में, किस साइड लेना है आपको, वो अगेंस्ट द हैंड, जिस हाथ में लिए हो उसके अपोजिट में है। क्या है, जिस हाथ में उसके अपोजिट में। नेक्स्ट वन, वाइल लिफ्टिंग अ पेशेंट अ नर्स बेंड ऑन हर। यदि आप किसी मरीज को उठाते हैं तो आप किस तरीके से झुकेंगे, हिप्स एंड बैक, हिप्स एंड नीज, बैक एंड नी या फिर बैक ओनली, कहाँ से आपको झुकना चाहिए यदि आप किसी पेशेंट को सपोर्ट करते हैं तो एज अ नर्स आपको लिफ्ट करते हैं आप किसी पेशेंट को तो आपको हिप और नीज है क्या करना है, बेंड करना है। 1 ग्राम ऑफ फैट, ये भी बहुत ईजी है, तो 1 ग्राम फैट से सबको पता है 9 कैलोरीज मिलती है, वहीं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितनी मिलती है, 4 कैलोरीज। क्या है, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स हाउ मैनी कैलोरीज, 9 कैलोरीज पर 1 ग्राम ऑफ फैट। नेक्स्ट इज, इन कंपेरिजन टू काउ मिल्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोर इन ह्यूमन मिल्क। यदि हम काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क में बात करें तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो ज़्यादा होगा, लैक्टोज, प्रोटीन, मिनरल्स या फिर आयरन।
काऊ मिल्क में यदि हम बात करें तो प्रोटीन ज़्यादा होता है। क्या है, काऊ मिल्क में बात करें हम यहाँ पे तो प्रोटीन कैसा होगा आपका, ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर लैक्टोज भी ज़्यादा होगा, मिठास ज़्यादा होगी। तो कंपेयर करना है काऊ मिल्क में, तो यहाँ पर मोर देन इन ह्यूमन मिल्क से क्या होगा, वो होगा लैक्टोज। क्या होगा, लैक्टोज। नेक्स्ट वन, विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब ये देखिए, रेसिपिएंट एक होता है कि सब लोग को दे सकते हैं और दूसरा होता है सब लोग का ले सकते हैं। देने वाले डोनर हैं और लेने वाले रेसिपिएंट हो गए। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से होंगे, तो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। अपना खून, सॉरी, इनको किसी के भी इनको ब्लड की ज़रूरत पड़े तो ये किसी का भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और ओ वाले सबको अपना दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, कफिंग अप ऑफ ब्लड इज टर्म्ड एज। यदि खांसने के साथ साथ ब्लड आ जाए तो ये क्या है, एपिस्टैक्सिस, मतलब यहाँ पे नोज ब्लीडिंग है। क्या है, नोज ब्लीडिंग है। हीमोप्टाइसिस, हेमेटेमेसिस या मेलेना। हेमेटेमेसिस, एमेटिक जुड़ रहा है, मतलब ये वॉमिटिंग के साथ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे खांसी वॉमिटिंग के साथ आ रहा है, मतलब कहाँ से आएगा, गैस्ट्रिक से आएगा, स्टमक से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे खांसी कहाँ से आपको स्टार्ट होगी, लंग्स से। लंग्स से जो ब्लड आपका आ रहा है वो क्या कहलाएगा, हीमोप्टाइसिस। क्या होगा, हीमोप्टाइसिस। हेमेटेमेसिस और हीमोप्टाइसिस में कंफ्यूज ना हो। हीमोप्टाइसिस मतलब होगा कि ब्लड लंग्स के थ्रू आ रहा, मतलब खांसने के कारण आ रहा है। कहाँ से, खांसने के कारण। यदि आपको वॉमिटिंग के साथ में ब्लड की कंप्लेन होती है तो वो कहलाएगा हेमेटेमेसिस। मेलेना का मतलब होगा कि स्टूल में, फीकल मटेरियल में ब्लड का आना, वो क्या कहलाएगा, मेलेना। तो यहाँ पर आपको कफिंग अप ऑफ ब्लड है, दैट मीन्स हेमोप्टाइसिस की कंडीशन है। नेक्स्ट इज एम्बू बैग इज यूज्ड इन आईसीयू प्राइमरली व्हेन। तो आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में है जो एम्बू बैग कब यूज़ किए जाएंगे, जब आप रेस्पिरेटरी अरेस्ट अकर, पेशेंट हैज़ वेंटिलेटर फिब्रिलेशन, पेशेंट हैज़ सीवियर चेस्ट पेन, या फिर पेशेंट हैज़ परफ्यूज्ड ब्लीडिंग। किस केस में आप यूज़ करेंगे, तो यदि मरीज को रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया हो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, एम्बू बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आपका है गायनेक का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ ट्रू लेबर। ट्रू लेबर पेन के साइन यहाँ पे क्या हैं, कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड मेनली इन एब्डोमेन, सर्विक्स सोर्स इज क्लोज, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विथ वॉकिंग। तो यहाँ पर ट्रू लेबर पेन का साइन क्या है, तो यहाँ पर ट्रू लेबर पेन में सर्विक्स ओपन होती है, क्लोज नहीं होगी, एब्डोमेन में नहीं, बैक साइड से स्टार्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन है जो एज पर इंटेंसिटी के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। जो इंटेंसिटी है कॉन्ट्रैक्शन की वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगले क्वेश्चन में है कैल्शियम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड। लैक्टेशन पीरियड का मतलब है कि जब नर्सिंग मदर और जो माएँ अपने बच्चे को फीड कराती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, लैक्टेटिंग मदर। और लैक्टेटिंग मदर में जो पीरियड होगा, लैक्टेशनल पीरियड, उस टाइम पे कैल्शियम की कितनी ज़रूरत होती है, 1 to 1.5 ग्राम, 1.5 to 2 ग्राम, 500 to 1 mg to 1 ग्राम, या फिर 2 to 2.5 ग्राम कितनी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो एज पर लैक्टेटिंग मदर में यदि हम बात करें तो यहाँ पर 1000 ग्राम तक होता है, 500 mg से 1000 ग्राम तक है जो यहाँ पे दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन, a nurse is caring for a client who had a spontaneous abortion. The nurse priority should be assessing the client for। यदि मरीज का अबॉर्शन हुआ है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का केस है, तो एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी क्या असेस करेंगे आप, हेमरेज, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन या फिर सब इन्वोल्यूशन। अभी यहाँ पर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है मतलब ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग वाले केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उस ब्लीडिंग को मैनेज करना ताकि और प्रॉब्लम डेवलप ना हो। तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, हेमरेज को असेस करना। नेक्स्ट वन, इन प्रीमी ग्रेविडा टाइम पीरियड ऑफ लेटेंट फेज इन द पार्टोग्राफ इज अबाउट। प्रीमी ग्रेविडा मतलब जिसकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, वायबल स्टेज तक गई है, डिलीवरी होने वाली है, तो लेटेंट फेज की ड्यूरेशन कितनी होगी, 4 आवर, 8 आवर, 12 आवर या फिर 16 आवर।
तो ये होती है प्रीमी में 8 घंटे तक का, क्या है 8 घंटे की लेटेंट। A woman weighing 65 kg having a height of 155 सेंटीमीटर will have BMI। तो यहाँ पे आपको यदि वजन दिया गया है और हाइट सेंटीमीटर में है तो आपको क्या करना है, BMI का फॉर्मूला क्या है, वेट इन किलोग्राम, मतलब वेट तो यहाँ पे क्या है सही दिया गया है 65 kg, हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करिए, फिर आप निकालिए तो आपका क्या आएगा, हाइट इन मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर में दी गई है, जो आप निकालेंगे वो कितना होगा 27, मतलब BMI यहाँ पे क्या निकल के आएगी 27। नेक्स्ट वन, कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ एंटी डिप्रेसेंट इज। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं जो यूज़ की जा रही हैं, मतलब डिप्रेशन के केस को ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट यूज़ किए जा रहे हैं। क्या देखने को एज ए साइड इफेक्ट मिलेंगे, इम्पोर्टेंस मतलब बांझपन, क्या है बांझपन, ट्रिमर, या फिर माइड्रियासिस। माइड्रियासिस का मतलब होता है डायलेटेशन ऑफ द पिपल, क्या है डायलेटेशन ऑफ द पिपल। तो यहाँ पे सब है जो साइड इफेक्ट के तौर पे देखने को मिलेंगे यदि जो पर्सन लंबे टाइम से एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है तो। नेक्स्ट है आपको लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम वाल्प्रोएट है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, मैनिया के पर्सन के लिए। अब यहाँ पर टॉक्सिसिटी कब होगी, जब ब्लड जो सीरम लेवल है कितना ज़्यादा हो जाएगा, 0.6 to 0.8 MEQ पर लीटर, 0.8 to 1.0 MEQ पर लीटर, मोर देन 2 MEQ पर लीटर, कितना कंसीडर किया जाएगा, तो ये होता है मोर देन 2 MEQ पर लीटर से यदि ज़्यादा चला जाता है लिथियम का लेवल ब्लड सीरम में तो इसको क्या कहा जाएगा, लिथियम टॉक्सिसिटी, ओवरडोज हो गया मतलब। नेक्स्ट वन, फैमिली। एक चीज़ और है, यदि लिथियम जो प्रिस्क्राइब की गई उतना ही अमाउंट आप दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर तब भी टॉक्सिसिटी होने का रिस्क डेवलप हो सकता है, इसीलिए मैनेज करते चेक करते हैं ब्लड सीरम चेक किया जाता है जो पर्सन लिथियम ले रहा है तो। नेक्स्ट वन इज फैमिली थेरेपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फैमिली थेरेपी किसका एग्जाम्पल है, ग्रुप साइकोथेरेपी, मिलियोथेरेपी, IPR साइकोथेरेपी, या मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप साइकोथेरेपी, या फिर बिहेवियरल थेरेपी। इसका है फैमिली आ जाती है आपकी ग्रुप साइकोथेरेपी में, किसमें, ग्रुप साइकोथेरेपी में। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइकेट्रिक इमरजेंसीज एक्सेप्ट। सभी साइकेट्रिक इमरजेंसी किसी एक को छोड़कर कन्वर्जन रिएक्शन, परपीरियल साइकोसिस, सुसाइडल आइडिएशन और साइकोट्रॉपिक विड्रावल। साइकेट्रिक इमरजेंसी यदि किसी को मरने के ख्याल आ रहे हैं, सुसाइड करने के आ रहे हैं तो भी एक इमरजेंसी है। परपीरियल साइकोसिस हो रहा है किसी को आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो साइकोसिस हो रहा है वो हो जाएगा, ये भी इमरजेंसी है। साइकोट्रॉपिक विड्रावल है, यदि जो पर्सन कोई साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन या कुछ ले रहा हो सडनली छुड़वा दिए जाए तो उसकी बॉडी भी है जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है जो रिएक्ट करेगी, तो ये भी हो गया। लेकिन कन्वर्जन रिएक्शन है जो साइकेट्रिक इमरजेंसी में कंसीडर नहीं होगा, बाकी सब होंगे। नेक्स्ट है आपको हेड क्वार्टर ऑफ ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। TNAI का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता में। तो TNAI का हेड क्वार्टर है कहाँ पर, दिल्ली में, दिल्ली में। नेक्स्ट वन इज नर्स रॉय इज एडमिनिस्ट्रिंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थ्रू अ पेरिफेरल IV line to a school age child. What is the smallest amount of glucose that is considered safe and not cause it to small vein while also providing adequate TPN? जब किसी बच्चे को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, बच्चा है यहाँ पर छोटे बच्चे की बात की जा रही है, तो कितने अमाउंट का ग्लूकोज है जो बच्चे की जो वेन है, छोटी छोटी वेन होंगी उनको अफेक्ट नहीं करेगा, 5%, 10%, 15 या फिर 17। तो यहाँ पर बच्चे की बात की जा रही है तो वो होगा 10%, कितना 10%। नेक्स्ट वन, व्हाट इज नॉर्मल प्रेशर रेंज फॉर ET ट्रैकियोस्टोमी सक्सनिंग। एंडोट्रैकियल ट्यूब है जो इसमें ट्रैकियोस्टोमी सक्सनिंग की जा रही है तो नॉर्मल प्रेशर क्या होगा, ये होता है जनरली नॉर्मल प्रेशर है जो यहाँ पर 80 to 120 हो सकता है। नेक्स्ट वन, टू प्रिवेंट शॉक विच पोजीशन इज रिकमेंडेड। यदि शॉक प्रिवेंट करना है हमें तो कौन सी पोजीशन देंगे हम,
हमेशा यहाँ पे दी जाती है ट्रेंड लाइन वर्क, तो आपको कंफ्यूज होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। शॉक को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेफरेबल पोजीशन होती है वो क्या होती है? ट्रेंड लाइन वर्क। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम टाइम फॉर ट्रांसफ्यूजन फॉर पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। पैक्ड आरबीसी के लिए ट्रांसफ्यूज करने का मैक्सिमम टाइम क्या होता है? 6 आवर, 4 आवर, 3 आवर या फिर 2 आवर? कितना ड्यूरेशन होता है यहाँ पर? 4 घंटे बस। कितना? 4 घंटे। हाई ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, तो हाई ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं नेजल कैनुलर, नॉन रीब्रीदर मास्क, सिंपल फेस मास्क। हमेशा आपको हाई डिलीवरी ऑक्सीजन के लिए पूछें तो वेंचुरा मास्क है जो सबसे टॉप पर आएगा आपका। क्या है? हाई ऑक्सीजन डिलीवरी किससे होगी? वेंचुरा मास्क से। इम्यूनाइजेशन शुड नॉट द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर टू अ चाइल्ड हु इज HIV पॉजिटिव एंड सीवियरली इम्यून कम्प्रोमाइज्ड। यदि बच्चे को HIV पॉजिटिव है और उसकी इम्यूनिटी, यदि HIV हुआ है मतलब उसकी इम्यूनिटी तो बहुत ही क्या है? डाउन है, इम्यून कम्प्रोमाइज्ड है। तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन हमें उस बच्चे को नहीं देनी है? वेरिसेला, रोटावायरस, MMR या फिर IPV? कौन सी वैक्सीन हमें बच्चे को नहीं देना है? यदि बच्चा HIV पॉजिटिव है, इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है, तो यहाँ पर हम उस बच्चे को IPV वैक्सीन है जो नहीं देंगे। क्या है? IPV वैक्सीन हम उस बच्चे को नहीं देंगे। अगले में कहा है वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन। एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का? स्टैटिकल अकरेंस, एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन, कोल्ड चेन मैनेजमेंट या फिर सर्वेलेंस स्टडी? क्या होगा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इम्यूनाइजेशन का? वो क्या होगा? एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन। यदि सडनली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बेस्ड ऑन आप काम करना स्टार्ट करते हैं मतलब डिसीज़ के लिए है और डिसीज़ के लिए ही वैक्सीन यहाँ पे दी जाएंगी। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव एंड सिंपल मेथड टू ब्रेक इन्फेक्शन चेन। यदि इन्फेक्शन चेन को हमें तोड़ना है तो इफेक्टिव और बेस्ट सिंपल मेथड क्या होगी? तो वो होती हैंड हाइजीन, बहुत ही ईजी है ना। ग्लव्स, एंटीबायोटिक, सबको तो एंटीबायोटिक लगा नहीं सकते हैं, जिसको ज़रूरत होगी उसी को देंगे आप। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा आपका, यहाँ पे होगी आपकी हैंड हाइजीन। नेक्स्ट वन, वल्जिंग फॉन्टेनेल इज अ साइन ऑफ। यदि फॉन्टेनेल आगे की तरफ है, वल्ज हैं, तो ये क्या है? डिहाइड्रेशन की, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर मेनिंजाइटिस? तो ये वल्जिंग फॉन्टेनेल है जो देखने को मिलेंगे किसमें? मेनिंजाइटिस में, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा इसलिए, प्रेशर बढ़ेगा इसीलिए यहाँ पर फॉन्टेनेल है जो आगे की तरफ है वल्ज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, लॉपसेट मैन्यूवर इज डन फॉर। तो लॉपसेट मैन्यूवर है किसके लिए किया जाता है? डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड, ब्रीच एक्सट्रैक्शन, डिलीवरी ऑफ आर्म्स या फिर प्लेसेंटल डिलीवरी? किसके लिए लॉपसेट मैन्यूवर यूज़ किया जाता है? यदि आर्म्स हैं जो प्रेजेंटिंग पार्ट में हो तब। जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो हेड होता है प्रेजेंटिंग पार्ट, ब्रीच में बटक्स हो जाएंगे, लेकिन यदि प्रेजेंटिंग पार्ट आर्म्स हैं तब लॉपसेट मैन्यूवर है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज द फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मोस्टली ड्यू टू। तो जो OCP पिल्स हैं, आपने कहा कि मैंने तो पिल्स ले ली तब भी फेल हो गई और यहाँ पर कंसीव हो गई प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो किसके कारण होंगी? डिफेक्टिव कॉम्बिनेशन, लेस ओरल एब्जॉर्प्शन, इम्प्रॉपर यूज या फिर इनफेक्टिवनेस। OCP पिल्स का जो फेलियर रेट है वो होता किसके कारण है? या तो आपने जो गैप होता है, जितनी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं इनमें होंगे क्या? हार्मोन्स होंगे, वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में एक जो ड्यूरेशन है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर इम्प्रॉपर यूज़ के कारण है फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कॉप्लेक स्पॉट इज सीन इन। तो कॉप्लेक स्पॉट किस में देखने को मिलते हैं? मीजल्स में। किसमें? मीजल्स में। नेक्स्ट है आपका व्हेन केयरिंग फॉर अ 11-month-old इन्फेंट विथ डिहाइड्रेशन एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस द नर्स एक्सपेक्ट टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि 11 महीने का बच्चा है, यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और डिहाइड्रेशन है, मतलब क्या हुआ है? टेकिपनिया, सैलो रेस्पिरेशन मतलब बहुत स्लो है, रिड्यूस्ड वाइट ब्लड सेल काउंट या फिर डिक्रीज प्लेटलेट काउंट? क्या होगा यहाँ पर? तो 11 महीने का बच्चा है, डिहाइड्रेशन है, एल्क्लोसिस है, तो टेकिपनिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी, वाइट हॉट स्पॉट, स्कर्वी या फिर रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया? क्या होने के चांसेस होंगे? तो होगा वाइट हॉट स्पॉट।
परनीसियस एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? B12 और साइनोकोबालमिन की। याद रखें, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे यहाँ पर कि आप आँख बंद, यदि आपने 10 क्लास में बस कंटिन्यू देखी होंगी तो आपको क्वेश्चन है जो बहुत आए हैं यहाँ पर। द फिजिशियन ऑर्डर्ड एन IV solution of dextrose 5% in water at 100 ml per hour. What would be the flow rate if drop factor is 15 GTT equal to 1 ml? यहाँ पे आपको इवन ड्रॉप फैक्टर भी बताया गया है, तब आप क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना 500 ml पर आवर, जो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन आएगा वो 25 GTT होगा। एक बार आप चेक कर लेना, अकॉर्डिंग टू मेरे 25 GTT पर मिनट है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर TPNR। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए कौन सी ब्लड वेसल यूज़ की जाती हैं? तो होती है सबक्लेवियन एंड जुगुलार वेन। कौन सी? सबक्लेवियन एंड जुगुलार वेन। नेक्स्ट एंटीडोट फॉर हेपेरिन। तो हेपेरिन का एंटीडोट क्या होगा? तो हेपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट, सबको पता होना चाहिए। हेपेरिन, वारफेरिन, इन सब के एंटीडोट जो भी मेडिकेशन है, आयरन का आता है आपको एग्जाम में, पैरासीटामॉल का भी आता है, तो यहाँ पर हेपेरिन का क्या होगा आपका? प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट वन, 40-year-old male shifted to recovery room from OT with subtotal thyroidectomy, which nursing assessment is significant for patient। यदि मरीज 40 साल का है, सब टोटल थायराइडेक्टोमी हुई है, सर्जरी हुई है, तो यहाँ पर क्या असेस करेंगे आप? पेन, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है जो सांसों की समस्या सबसे पहले चेक करेंगे, बाद में आपको और चीज़ें चेक करनी है। हेड इंजरी मैनिटॉल इज गिवन टू प्रिवेंट। यदि हेड इंजरी हुई है, मैनिटॉल है जो दिया जा रहा है, तो क्यों दिया जाएगा? सीजर्स प्रिवेंट करने, ट्रीट हेडेक, डिक्रीज ICP, या फिर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो मैनिटॉल दिया जाता है ICP कम करने के लिए, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकलेगा तो ICP है जो अपने आप घटेगा। नेक्स्ट वन, द ड्रग डायलेंटेन इज यूज्ड इन केस ऑफ, ये भी हमने बहुत पढ़ा है, डायलेंटेन मेडिकेशन। तो ये दी जाती है सीजर्स के लिए, इसके लिए सीजर्स के लिए। इन विच स्टेज ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज? 4 स्टेज होती हैं, 1 2 3 4। तो कौन सी स्टेज में सबक्यूटेनियस टिश्यू भी डैमेज होने लगते हैं? और वो होती है स्टेज नंबर 3, लास्ट वाली में तो क्या है? बोन तक पहुंच जाएगा। तो सबक्यूटेनियस स्टेज में क्या होगा? स्टेज 3 होगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट की बात की जा रही है। कौन से बैग में जाते हैं? ये जाता है येलो बैग में। अगले में ABO इनकम्पैटिबिलिटी यूजुअली अकर्स व्हेन मदर्स ब्लड ग्रुप। तो ABO कंपैटिबिलिटी कब होती है? जब माँ का ब्लड ग्रुप O हो, वो नेगेटिव है पॉजिटिव, तो यहाँ पर O हो तब ABO कंपैटिबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ सीजॉइड पर्सनालिटी। सीजॉइड पर्सनालिटी वाले मरीज के फीचर कैसे हो, कैरेक्टर कैसे होंगे, उसका व्यवहार कैसा होगा? इमोशनल कोल्डनेस, चेक डिटेल्स ऑफ ऑल थिंग्स, कन्वर्जन डिसऑर्डर, इफ नॉट कंसर्न विद डिसीज। इमोशनल कोल्डनेस क्या होगा? इमोशनल कोल्डनेस। फिलिंग गैप इन मेमोरी विथ इमेजिनरी इवेंट्स, जो चीज़ है ही नहीं उसको इमेजिन करके जो मेमोरी गैप को भर रहे हैं वो क्या है? वो कहलाता है, क्या कहलाएगा यहाँ पर? वो आपका कहलाएगा कन्फेबुलेशन। एमनेसिया का मतलब तो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ही। यहाँ पर क्या कहलाएगा? कन्फेबुलेशन। नर्स काउंट एन एडल्ट एपिकल हार्ट बीट एट 110 बीट पर मिनट। द नर्स डिस्क्राइब दिस इज। यदि एपिकल हार्ट बीट मतलब चेस्ट के यहाँ पर जो एपिकल हार्ट बीट है 110 आती है, तो मतलब यहाँ पे क्या है? ये टैकीकार्डिया। ब्रेडी में तो कम हो जाती है, बिलो 60 जाएगी। क्या है? यह टैकीकार्डिया। विथ रेफरेंस द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जॉब ऑफ आशा ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। तो NHM में आशा का काम क्या नहीं है एज अ ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पर? अकम्पनिंग वुमेन टू द हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटीनेटल चेकअप, ये तो है। यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट अर्ली डिटेक्शन के लिए, ये भी है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन, ये भी है। लेकिन डिलीवरी कंडक्ट करना आशा का काम नहीं है। कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी आशा का काम नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? D। बाकी
वुमेन को हेल्थ फैसिलिटी तक ले जाना एंटीनेटल चेकअप के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट किट प्रोवाइड कराना, अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन करवाना। ये आशा की जॉब है लेकिन डिलीवरी कराना नहीं है। नेक्स्ट वन इज एन एजुकेशन प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड ऑन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, द नर्स अंडरस्टैंड दैट अ प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन विद बी क्लाइंट टू। तो यहाँ पर एजुकेशन जो एक एजुकेशन सेशन चल रहा है आपका प्रिकॉशन के लिए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के लिए, तो यहाँ पर एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है क्या। टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, टू प्रोटेक्ट क्लाइंट विथ एड्स, या फिर टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम HIV एंड HBV, या फिर टू रिप्लेस अदर आइसोलेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए आप, यदि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की बात की जा रही है तो हमें एम्प्लॉयज़ को, पेशेंट तो पॉजिटिव आएगा आपके पास लेकिन आपको बचाने का काम है, जो किससे, HIV और HBV, इन दोनों से बचाने के लिए। नेक्स्ट है आपका 32-year-old पेशेंट इज एडमिटेड टू बर्न यूनिट विद बर्न इंजरी टू एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट एंड एब्डोमेन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज आवरली मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर द क्लाइंट फर्स्ट 48 आवर। 48 घंटे तक शुरू के यदि मरीज जला हुआ है कहाँ पर, एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट और एब्डोमेन में, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, यूरिन आउटपुट चेक करना, पेन असेसमेंट, BP मेज़र करना, स्किन कलर और रिफलिंग के लिए चेक करना है आपको। तो यहाँ पे आपको यूरिन आउटपुट है जो आवरली चेक करना है। जो जितने भी बर्न पेशेंट होते हैं उनमें आपकी प्रायोरिटी क्या होती है, यूरिन आउटपुट को चेक करने की। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर हाई पिच म्यूजिकल साउंड इन क्लाइंट ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट। हाई पिच साउंड है तो ये क्या है, वीजिंग है, सीटी बजने जैसे साउंड आ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट एज फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन फॉर चाइल्ड विथ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़। तो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन है जो डेवलप होने के चांसेस होंगे, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग, डायरिया, सीजर। तो यदि कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो बार बार इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस, यदि अपेंडिसाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन आपसे कभी भी पूछा जाए एग्जाम में तो आपका जो आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, परफोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते, मतलब बस्ट आउट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपॉक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट, यदि मरीज बेहोश है तो हाइपॉक्सिया यदि होता है तब जो साइन देखने को मिलेंगे वो क्या होगा, रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट वन, वेरिकोसाइट्स आर यूजुअली एग्जामिन। तो वेरिकोसाइट्स जो वेन होती हैं इनमें सही एग्ज़ाम कैसे करेंगे आप की है या नहीं, तो वो होता है स्टैंडिंग पोजीशन में। इसमें पूरी वेंस हैं जो आपको खिंची हुई देखने को मिल जाएंगी और जनरली ये लेग वेंस में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो लॉन्ग वेंस हैं उनमें। नेक्स्ट वन, लंग वॉल्यूम और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में भी डिटरमाइंड बाय। तो लंग वॉल्यूम और पल्मोनरी टेस्ट किससे होगा, बैरोमीटर से, स्पायरोमीटर से, किससे, स्पायरोमीटर से, स्पेगमोमैनोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर स्पायरोमीटर होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड डिसऑर्डर इम्प्रूव्स विथ इंक्रीज द एज। बढ़ती उम्र के साथ कौन सा चाइल्डहुड डिसऑर्डर है जो सबसाइड हो जाता है, तो वो था टेम्पर टेंट्रम, गुस्सा आना। इमोशनल और कंडक्ट ये सब चीज़ें नहीं होगी, टेम्पर टेंट्रम जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये। द बेस्ट अप्रोच फॉर द नर्स टू बी यूज्ड इन क्राइसिस काउंसलिंग, यदि किसी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुई हो क्राइसिस काउंसलिंग के लिए सबसे सही क्या होगा, क्लाइंट के साथ रहना, उसको पैसिव एक्टिवली सुनना होगा, पैसिवली नहीं होगा, एक्सप्लोर अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, या फिर एक्टिव विथ फोकस ऑन करंट सिचुएशन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, क्राइसिस काउंसलिंग वाले में दी है आप। तो अगले में 8-year-old चाइल्ड हैज़ बीन डायग्नोस्ड टू हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। 8 साल का बच्चा है, आयरन की कमी से एनीमिया हो गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट अपने आप कम जाएगा, तो एक कौन सी यहाँ पे एक्टिविटी के कारण पता चलेगा कि ऑक्सीजन डिमांड है जो कम होगी, डांसिंग, प्लेइंग वीडियो गेम, रीडिंग बुक, राइडिंग अ बाइसिकल। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, रीडिंग अ बुक, बुक पढ़ना उसके लिए सही होगा, जिससे ऑक्सीजन की खपत कम होगी। ऑक्सीजन की खपत कम होगी, बच्चा थकेगा नहीं, तो वो क्या होगा, रीडिंग अ बाइसाइकिल, सॉरी रीडिंग अ बुक, बुक पढ़ने से ऑक्सीजन की है जो कमी है उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मदर ऑफ 3-year-old विथ ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, आस्क द नर्स व्हाट सी कैन डू लेसन द बेबीज रिफ्लेक्स। यदि
ईसोफेगल रिफ्लेक्स हो रहा है 3 साल के बच्चे के लिए, तो एज अ नर्स है जो आप क्या पेशेंट के लिए बताएंगे कि आप अपने बच्चे को क्या करें? बर्पिंग देने के लिए कहें। जितने बार भी आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं बर्फ देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पैरेलल प्ले बिटवीन टू टोडलर। तो 2 टोडलर हैं, पैरेलल प्ले के लिए यहाँ पे बताना है, तो वो होगा सिटिंग नियर ईच अदर वाइल प्लेइंग विद देयर टॉयज। नेक्स्ट है 135, प्रेग्नेंट क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विथ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। पार्शियल मतलब हाफ हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या कहना है? एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट। यदि कंप्लीट होता तब अदर आप करते, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी क्या करना है आपको? कम करनी है और बेड रेस्ट कहने के लिए कहना है। टेस्ट परसेप्शन ऑफ बेबी डेवलप, तो बच्चों में स्वाद है जो कब आना स्टार्ट हो जाता है? जन्म से ही रहेगा क्या? नेक्स्ट वन, हु एस्टैब्लिश्ड WHO। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट वन, इन द जनरल वार्ड नर्स पेशेंट रेशियो फॉर ईच शिफ्ट शुड बी। तो जनरल वार्ड में नर्स पेशेंट का जो रेशियो होगा वो होता है 1/1। नेक्स्ट वन इज, शिफ्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। अ फेलियर इन प्रोफेशनल ड्यूटी प्रैक्टिस और स्किल दैट लीड्स टू इंजरी और हार्म ऑफ द पेशेंट। ये भी हमने कल के एक पेपर में सॉल्व किया है, वो कहलाती है हमारी माल प्रैक्टिस, लापरवाही। Applied educational activities provided in a job setting is called the in service education। यदि आप अपनी जॉब के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये कहलाता है इन सर्विस एजुकेशन। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो। लास्ट के कुछ क्वेश्चन आपने फास्ट एंड फॉरवर्ड पढ़ लिए क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था मेरे पास। और जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं प्लीज़ ऑर्डर कीजिए। उन बुक्स में आपको 100% यही के क्वेश्चन है जो मिल जाएंगे अलग अलग मॉडल पेपर सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक